Hi, Vichavari. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ the most awaited video on the channel Poets and Pancakes. ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपकी बुक फ्लेमिंगो से है एंड ये ऐसा चैप्टर है जो मैंने अपने 10 years का जो करियर है जिसके अंदर मैंने सीबीएसई के लिए इंग्लिश पढ़ाया है उसमें बहुत कम पढ़ा है क्योंकि ये सीबीएसई में इतनी बार पूछा नहीं गया है बट इस साल ये आपके करिकुलम के अंदर ऐड किया हुआ है सो यस बेसिकली अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे द आइडिया वाज कि अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि 3-4 बार इसे पूछा गया एंड दैट्स इट एनीवे तो चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर इस चैप्टर को लिखा है अशोका मित्रन ने, तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर अशोका मित्रन ओपी कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कि जब आप ऑथर का नाम याद रखते हैं तो आपके लिए आंसर्स में इंट्रोडक्शन लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अशोका मित्रन जो है वो एक तमिल राइटर थे और उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था माई ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स विद बॉस एक ऐसी किताब है जिसके अंदर वो बात करते हैं एक्चुअली अपने टाइम के बारे में। मतलब वो बात करते हैं कि जब वो जेमिनाई स्टूडियो में काम किया करते थे जो कि चेन्नई के अंदर सिचुएटेड था। तो जब वो जेमिनाई स्टूडियो के अंदर काम किया करते थे तो उनका काम कैसा था। तो ये जो पूरा चैप्टर आप देखोगे इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टच आपको देखने को मिलेगा, आत्मकथा वाला टच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये किताब उन्होंने इसलिए लिखी थी ताकि वो कहीं न कहीं हमें ये बता सके कि या फिर आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मूवीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हम लोगों की लाइफ़ को। और मूवीज़ की अगर हम बात करते हैं ख़ास करके एक ऐसे टाइम पे जब इंटरनल शूट होते थे, तो ऐसे में ना स्टूडियोज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते थे। तो क्योंकि स्टूडियोज़ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूवीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और अशोका मित्रन की ज़िंदगी में जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। तो इसी बुक का एक एक्सर्प्ट यानी कि एक हिस्सा है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब मैं आपको कुछ बातें सबसे पहले बता देती हूँ। ये जो चैप्टर है ये दुनिया का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपको एक स्टोरी नहीं मिलेगी। इस चैप्टर का कोई भी थीम एज सच नहीं है। दैट मीन्स एक मैसेज आप इससे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिर ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा पहली बात मार्क्स के लिए। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत सारे इंस्टेंसेस से मिलकर बना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल है जिसके अंदर वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके अपना पूरा दिन बता रहे हो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उसके अंदर कोई मॉरल या ऐसा नहीं है कि ठीक है इसका कुछ एक हैप्पी एंडिंग होगा। बस वो आप बता रहे हो क्योंकि जो-जो इंसिडेंसेस आपके साथ हुए हैं आप उन्हें नरेट कर रहे हो। तो कहीं न कहीं बस ऐसे इंसिडेंसेस को यहाँ पर नरेट किया गया है जिसके अंदर अशोका मित्रन ने अपनी लाइफ जो थी जेमिनी स्टूडियो के अंदर उसके ऊपर फोकस किया। अब चैप्टर को याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? पार्ट्स में। चैप्टर को आपको ऐसा लग रहा है मैं वीडियो पार्ट में नहीं बनाऊंगी, आपको पढ़ना पार्ट में और मैं पढ़ाऊंगी पार्ट में। ओके, आपको चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को पार्ट्स में देखना, सीरीज ऑफ इवेंट्स में देखना। मैंने आपके लिए एक ऐसा वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात की थी। उससे चैप्टर को याद करने में इसमें जितनी भी चीजें हो रही है उनको याद रखने में काफी ज्यादा आसानी। अब जब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो चलो फिर फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों के सामने ये आती है, सबसे पहला जो चीज़ या जिस चीज़ के बारे में बात किया जाता है, वो है पैनकेक। क्योंकि टाइटल ही नहीं समझ में आता ना यार, पोएट्स और पैनकेक्स का क्या लेना-देना। पैनकेक क्या था? वो बताते हैं कि पैनकेक एक मेकअप ब्रांड था। एक मेकअप ब्रांड था जिसका एक एरा था। आपको पता है हर बिज़नेस का, हर प्रोडक्ट का एक एरा होता है। तो पैनकेक ऐसा मेकअप ब्रांड का एक एरा था। दैट मीन्स वो इतना पॉपुलर ब्रांड था कि शायद अगर वैजंती माला जी की बात की जाए तो उन्होंने उसे यूज़ किया होगा। बट देन एक एरा के बाद में शायद वो बिकना बंद हो गया। तो अगर हम रति अग्निहोत्री की बात करेंगे तो शायद उन्होंने वो टाइम नहीं देखा होगा या उन्होंने पैनकेक नहीं देखा होगा। जो कि ये प्रूव करता है कि पैनकेक एक टाइम पे बहुत फेमस था एंड देन उसके बाद में उसका एरा चला गया। बट जो भी हो, पैनकेक एक मेकअप ब्रांड था। जेमिनी स्टूडियो के अंदर वो ट्रकें भर भर के आया करता था। तो जब वो यहाँ पर ये बता देते हैं कि मेकअप ब्रांड था पैनकेक, तो अब वो उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो किधर चला जाता है? मेकअप डिपार्टमेंट पे। वो बताते हैं कि किस तरीके से मेकअप डिपार्टमेंट जो था जेमिनी स्टूडियो का, उसे कहाँ पर सिचुएट किया गया था। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग में था
एक ऐसी बिल्डिंग के ऊपर वाले माले में था, जिस बिल्डिंग के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनके स्टेबल्स थे, उनके तबेले थे। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ये एक सोल्जर थे, इंग्लिश सोल्जर थे, और क्योंकि इन्हें कभी-कभी बैटल्स लड़नी होती थी, तो ये यहाँ पर आ जाते थे। मैड्रास में इनको इसलिए इतना ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बैटल्स लड़ने के लिए कहीं न कहीं किन्हीं-किन्हीं घरों में रुक जाया करते थे। तो बहुत सारी जगह जो है, इनकी थोड़ी-सी लाइफ में थोड़ा-सा जो वो मैड्रास में आए होंगे, वो कहीं न कहीं तो ज़रूर रुक कर गए होंगे। तो इनको इसके लिए जाना जाता था, और दूसरी चीज़ उनको इसलिए जाना चाहता था, उनकी मैरिज के लिए जाना जाता था कि उन्होंने किस तरीके से एक कुँवारी लड़की से शादी करी थी, सेंट मैरीज़ चर्च की छोटी बच्ची, मतलब एक छोटी लड़की से उन्होंने शादी की थी। इसके बाद में हमें बताया जाता है, सारा फोकस चला जाता है मेकअप रूम पे। अब मेकअप रूम जो था, उसका एकदम लुक ना हेयर कटिंग सैलून जैसा था। एकदम ना मेकअप रूम ऐसा था कि आपको बहुत सारे मिरर्स देखने को मिलेंगे, खूब सारी स्टूडियो लाइट्स देखने को मिलेंगी। वो इतनी ज़्यादा हीट एमिट करती थी कि मेकअप करने वाले और मेकअप करवाने वालों की तो हालत ही खराब हो जाती होगी, ऐसा वो बताते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है, एक टाइम था जब हमारा देश एक मतलब पूरा देश था, बट देन उसके बाद में क्या हुआ, देश के 3 टुकड़े हुए। सबसे पहला तो हमारा भारत, देन उसके बाद में पाकिस्तान, जो कि 2 टुकड़ों में था। बाद में वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, बट देन दैट्स हाउ देश का डिवीजन हुआ। इसके बाद में हम लोगों के स्टेट्स बनना शुरू हुए, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स थे, उन्हें ऐसा लगा कि यार इस देश के अंदर इंटीग्रेशन तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब ये देश तो यूनाइटेड रहेगा ही नहीं। इस तरीके से हमने लैंग्वेजेस के बेसिस पे इसे बांट दिया है। अभी अभी हम पार्टीशन देख कर आए हैं, द नेक्स्ट थिंग ये सारे कंट्रीज बन जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए होंगे, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, जिसमें हम हर एक स्टेट के कल्चर लैंग्वेज के साथ में जुड़े रहे। पर इससे भी पहला इनिशिएटिव हमारा मेकअप डिपार्टमेंट ले चुका था, क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर आपको हर स्टेट का इंसान देखने को मिल जाएगा। पहले तो मेकअप डिपार्टमेंट एक बंगाली चलाता था, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, तो उसने सोचा है अपुन ये सब मेकअप वेकअप नहीं करेगा, तो वो चला गया। उसकी जगह पे एक महाराष्ट्रियन आया, और महाराष्ट्रियन से लेकर एंग्लो बर्मीज से लेकर लोकल तमिल्स तक आपको सब लोग वहां पर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, जो कि ये बताता था कि भाई ये मेकअप डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन का चलता फिरता एग्जाम्पल है। देन इसके बाद में वो बात करते हैं कि ये जो गैंग था इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड लोगों का, मेकअप मैन का, ये बहुत केपेबल थे। ये इतने केपेबल थे कि किसी भी इंसान को लाल मुंह का बंदर बना दिया करते थे। मतलब किसी भी इंसान को मॉन्स्टर बनाने के लिए केपेबल थे, एकदम ऐसा मेकअप कर करके। वो बताते थे कि यार यहाँ पर पता नहीं कितने पोशंस लोशंस लगा लगा के लोगों को तैयार किया जाता था। ऐसा इसके लिए था क्योंकि पहले ना शूटिंग अंदर हुआ करती थी, बाहर नहीं होती थी, तो नेचुरल लाइट नहीं मिलती थी। स्टूडियो लाइट्स में शूटिंग होती थी, तो इसकी वजह से शायद उन्हें पहले बदसूरत बनाया जाता होगा, तभी वो स्क्रीन पे थोड़े खूबसूरत दिख पाते होंगे। इसकी वजह से शायद उनका मेकअप ऐसे किया जाता होगा। एनीवे, इसके बाद में वो बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। अरे यार, अभी घर के अंदर तो बाबूजी बस बस ये तो चलता ही है, बट यहाँ पर भी हायरार्की। ऐसा ही था। यहाँ पर भी एक पूरा स्ट्रिक्ट हायरार्की था, जिसमें पहले चीफ मेकअप आर्टिस्ट आता था, फिर उसका सीनियर असिस्टेंट आता था, फिर उसका जूनियर असिस्टेंट आता था, और फिर एक मेरे जैसा ऑफिस बॉय आता था, जिसके अंदर अगर आप देखोगे जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट था, वो बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था। जो सीनियर असिस्टेंट था, उसके थोड़े छोटे थोड़े एक्टर्स या एक्ट्रेसेस का मेकअप करता था। जो जूनियर असिस्टेंट था, वो मेन कमेडियन का मेकअप किया करता था। और जो ऑफिस बॉय था, उसको एक वेसल दे दिया करते थे, उसी में सारा पेंट डाल देते थे, और एक ही ब्रश से वो सारे क्राउड के लीपा पोती कर दिया करता था। तो वो उसका काम था सारे क्राउड के मेकअप करना। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कलर के हो, क्या आपका स्किन टेक्सचर है, उसका एक ही काम था, शक्ल पर दिखने वाले एक एक पोर को भर देने का। तो ऐसा ही था हमारा ऑफिस बॉय। वो एक्चुअली बॉय नहीं था, वो ऑलमोस्ट अपने अर्ली 40s में था। अब आपको लग रहा होगा कि उसने यही ख्वाब देखा होगा कि मैं बड़े होकर एक ऑफिस बॉय बनूंगा। ना ना ना, वो यहाँ पर एक अलग ख्वाब लेकर आया था। उसने सोचा कि वो बड़े होकर एक स्टार एक्टर बनेगा।
स्टार एक्टर अगर नहीं बनेगा तो टॉप स्क्रीन राइटर तो बन ही जाएगा, नहीं तो कम से कम डायरेक्टर बन जाएगा या लिरिक्स राइटर बन जाएगा, और पोएट तो वो था ही। तो यहाँ पर उसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट था और उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसका कुछ तो काम हो जाएगा। उस टाइम पर अशोका मित्रन जी एक क्यूबिकल में काम किया करते थे। अब उनका काम क्या था, वो न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे छपी हुई खबरों को काट काट के एक फाइल में डाला करते थे। बाकी सारे लोग उन्हें देख देख कर ऐसे सोचते थे इसका कोई काम ही नहीं है यार, इसको ये क्या वेला बैठा हुआ है। अब क्योंकि उनको लगता था कि ये तो सबसे ज्यादा वेला है, तो कोई भी आकर उन्हें भाषण दे देते थे कि भाई तू कुछ तो काम कर लिया कर। आकर कोई भी आ धमकता था और उन्हें भाषण दे देता था। अब ऐसा ही ऑफिस बॉय ने भी किया। ऑफिस बॉय ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है, और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में, न जाने वहां पर क्या चलता रहता है। तो उसने सोचा कि सबसे ज्यादा वेला यहाँ पर अशोका मित्रन जी ही है, तो इनको आकर अपना लिटरेरी टैलेंट दिखाया जाए। वो आकर अपने एपिक्स और पोएम्स की बरसात ऐसे उन पर करने लगे कि अशोका मित्रन जी ने कहा, हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या ऐसा कर कि ऑफिस की शूटिंग, क्राउड की शूटिंग करवा दे, ताकि ये ऑफिस बॉय थोड़ा काम करने जाए यहाँ से। इतना पकाऊ था वो ऑफिस बॉय। एनीवे, इसके बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा इसके लिए था क्योंकि ऑफिस बॉय में ना एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन था। उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ, स्ट्रगल किया है, मैंने ये देखा है वो देखा है, आज मैं जो चाहूं वो बन सकता था, आज मैं एक्टर बन सकता था, राइटर बन सकता था, पोएट बन सकता था, पर एक इंसान की वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया, और उसका नाम है कोठा मंगलम सुब्बू। ये सुब्बू की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सुब्बू ही है जो कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम का जड़ है। मेरी सारा का सारा हो सकता है जो जो वो कर सकते थे वो सब कुछ सुब्बू ले गया। तो उन्हें जेलेसी थी सुब्बू सुब्बू से। उन्हें लगता था जो भी वो डिजर्व करते हैं वो सब कुछ सुब्बू को मिल गया है। और उसके पीछे एक ही रीजन है, और वो ये है कि सुब्बू एक ब्राह्मण था। क्योंकि सुब्बू एक ब्राह्मण था, अपर कास्ट को बिलोंग करता था, तो इसकी वजह से शायद उसके पास बहुत सारी चीजों का एक्सेस था, जिसके चलते वो बहुत सारी चीजें कर पाता था। एंड दैट इज वाई शायद वो टैलेंटेड भी नहीं होगा, बट देन वो चीजें ले चुका था जो कि शायद ऑफिस बॉय डिजर्व करते थे। तो इसीलिए वो सुब्बू से बहुत ही ज्यादा डरते थे। सुब्बू हाउएवर बहुत ही ऐसे खुश मिजाज इंसान था। अगर उसकी मूवी फ्लॉप भी हो जाती थी तो भी हंसता रहता था। एनीवे, ये जो सुबु था, ये सुबु कोई काम अपने आप नहीं करता था। ये सुबु, मैं बता रही हूँ, एल्डर सिबलिंग जैसा था। ए पानी लाना, ए चाय लाना, ए मैगी बना ले, एकदम ऐसा। वो कोई काम खुद से नहीं करता था, वो दूसरों से काम करवाता था। फिर आखिरकार सुबु को रखा हुआ क्यों था? क्योंकि सुबु बहुत लॉयल था। सुबु के ना प्रिंसिपल्स ही निराले थे। तो वो इतना ज्यादा अच्छा था कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से कि उसे यहाँ पर बिल्कुल फिट वो हो सकता था। बट केवल किसी के प्रिंसिपल्स या मॉरल्स को देखकर कोई नहीं रखता। सुबु मूवीज के लिए बना था। वो सच में मूवीज के लिए टेलर मेड था। ऐसा इसके लिए था क्योंकि आप उसे कोई भी कमांड दो एंड ही बी लाइक, जी साहब जी, वो एकदम रेडी रहता था। उसको एक बहुत ही बेकार सा सीन दे दो, जैसे कि एक चूहा पानी के अंदर एक टाइग्रेस को मार देता है। फिर वो देखता है कि ओहो, टाइग्रेस के बच्चे, उनको उन बच्चे पे दया आ जाती है, और फिर वो उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। इस सीन को करके दिखाओ। जब बाकी सारे लोग सर खुजाने लग जाते थे कि ये कैसे होगा, तो सुबह फटाफट से उसे 4 तरीके से करके दिखा देता। और इतने में जब प्रोड्यूसर कहता मजा नहीं आया सुबह, तो सुबह 1 मिनट में 14 ऑल्टरनेटिव्स दिखा देता था। अरे ये सुबह था कि क्या भाई? ये इतना क्रिएटिव और इतना इनोवेटिव था कि ऐसे इंसान के साथ में फिल्म मेकिंग बहुत ही आसान हो जाती थी। सुबह आप देखो, बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक, सुबु की वजह से जेमिनाई स्टूडियोज अपने गोल्डन ईयर्स के अंदर था। सुबु की एक आइडेंटिटी एज अ पोएट भी थी। अब मुझे समझ में आ रहा है ऑफिस बॉय क्यों जल रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जलन मुझे भी होने लग गई है सुबु से। एनीवे, उसकी आइडेंटिटी एज अ पोएट भी थी। वो लिटरेचर के अंदर भी कमाल का था। पोएट्री तो पोएट्री, उसने एक नॉवल भी लिख डाली थी जो कि 20th सेंचुरी की देवदासीज को बहुत अच्छे से दिखाता था, एकदम डिपिक्ट करता था। बट वो इतना अच्छा था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि चाहे वो लिटरेचर में कितना भी अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो ही जाता था। लोग उसे उसकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो जैसा कंट्रीब्यूशन करते थे उसके लिए ज्यादा जानते थे, बजाय उसके लिटरेचर के लिए।
एनीवे अगर हम सुबु की बात करते हैं तो सुबु बहुत अच्छा एक्टर भी था। ये मेरे को लग रहा है इसके लिए सुबु के लिए अलग से गाना होना चाहिए, कुक्कड़ कमाल दा। हाँ? तो सुबु अमेजिंग एक्टर भी था। वो कभी भी ऐसे लालच वालच नहीं करता था कि उसे कोई ऐसे बड़ा सा रोल मिल जाए या ऐसा कुछ नहीं। वो छोटे मोटे रोल करता था, पर जब वो रोल करता था तो लोग उसे देखते थे, लीड एक्टर को कोई देखता ही नहीं था। एनीवे सुबु ना दिल का भी बहुत अच्छा था, बड़ा ही दिलदार था। ऐसा इसके लिए था क्योंकि सोचो उसने पास के दूर के सारे रिश्तेदारों को अपने घर में रखा हुआ था। जिसको भी मदद मांगनी होती थी वो उसके घर में रह सकता था। और सुबह बिना किसी टेंशन के कि इनका खर्चा कौन उठाएगा, ये कब तक यहाँ रहेंगे, उन्हें रख भी लेता था। एक चीज तो इससे साबित हो गई, ये सुबह ना खर्चीला बहुत था। इसे बिल्कुल प्लानिंग नहीं आती थी फ्यूचर की, हर किसी पर पैसा लुटा देता था। इतना चैरिटेबल इंसान का भी कोई एनिमी हो सकता है भला? खैर हो सकता है, पर क्या रीजन हो सकता था इसका? रीजन दो ही थे। सबसे पहला, लोग सुबह को इतना पास नहीं देख सकते थे बॉस के। सुबह तो बॉस के आगे पीछे घूमता रहता था। और दूसरा, सुबह के अंदर ना परफेक्ट चमचे वाली ट्रेड्स थी। वो इतनी ज्यादा चमचागिरी करता था बॉस की कि सच में लोगों को उससे नफरत होने लग जाती होगी। बाकी लोगों का पता नहीं, पर एक इंसान तो सुबह से बहुत नफरत करता था मेकअप डिपार्टमेंट का। और शायद वो सही भी था। तो वो सुबह के लिए हमेशा बुरी बुरी चीजें बोला करता था। उसे ऐसा लगता था कि सुबह ने उसकी लाइफ खराब कर दी है। ये सुबह ना मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में होता है ना। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट शर्मा जी के बेटे तो ऐसे ही होते हैं। ओके, एनीवे सो अभी यहाँ पर एकदम से सुबु जो था वो एकदम ऐसा वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। और ऐसा ऐसा लगता था कि सुबु का काम सिर्फ बॉस के साथ रहना है ना ऐसा। हाँ, वो देखो वो कितनी अच्छी मार्क्स लेकर आई, शर्मा जी की बेटे को देखो। एकदम ऐसा मत बॉस के साथ चिपका रहता था, उसको हर वो चीज वैसी मिलती थी। उसके साथ में मुझे लगता है हर इंसान अपना कंपैरिजन कर लेता होगा। ये सुबु फिर काम क्या करता था? एक्टर भी था, प्रोड्यूसिंग में भी हेल्प कर देता था, डिलीवरी भी कर देता था। जो भी आपको डायलॉग डिलीवरी चाहिए होती थी सब करता था। तो फिर था क्या ये एक्चुअली स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था, जहां पर एक लॉयर और बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स भी काम करते थे। अब वैसे तो ये लॉयर लीगल एडवाइजर था, पर इसके काम ऐसे कुछ नहीं थे। एक बार की बात है, एक एक्ट्रेस ने हंगामा मचा दिया। उसने बीचों बीच प्रोड्यूसर्स को और पूरे के पूरे जो स्टूडियो था उसको सर पर उठा लिया। धमकी देने लग गई, ऐसी ऐसी थोड़ी उल्टी सीधी बातें करने लग गई। तो लॉयर ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लॉयर ने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया। जब एक्ट्रेस ने थोड़ी सांस ली, बोला ठीक है, सुना सुना कि थक गई हो रे पानीला। वो जैसे जैसे थोड़ा सांस ली, इतने में लॉयर ने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब ये बेचारी एक्ट्रेस नहीं जानती थी कि कैसे अपने शब्दों को वे करना चाहिए, कैसे अपनी बात सामने रखनी चाहिए। तो अभी जैसे ही उसने उस रिकॉर्डिंग को सुना, उसने सुना कि वो गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। उसके कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई थी। इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस और उसका करियर खत्म हो गया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे लॉयर साहब थे। एनीवे तो देखा, कहा था ना लीगल एडवाइजर तो बिल्कुल नहीं थे ये। सारे के सारे लोग जो डिपार्टमेंट के थे वो अलग ही यूनिफॉर्म पहनते थे। सब खादी धोती पहनते थे जिसके ऊपर वो कुर्ता डाल लेते थे। और ये भाई साहब कोट वोट पहन के, टाई वाई पहन के, पैंट वैंट पहनकर आया करते थे। बहुत ही अलोन, बहुत ही हेल्पलेस लगते थे। ऐसा इसके लिए था क्योंकि पोएट्स को देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हर चीज में खूबसूरती, हर चीज के अंदर प्यार, हर चीज के अंदर दर्द। और इनको कोई इमोशन ही फील नहीं होता था। कोल्ड लॉजिक का इंसान था ये, कोल्ड लॉजिक का। मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई इमोशंस नहीं, किसी से कनेक्टेड ही फील नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे अकेले ही रह जाएंगे। अब एक बार की बात है, उनसे भी एक फिल्म प्रोड्यूस करवाई। फिल्म इतनी ज्यादा नहीं चली। देखते ही देखते स्टोरी डिपार्टमेंट को खत्म करना पड़ा। ये पहली बार था कि एक लॉयर का जॉब कुछ पोएट्स और राइटर्स की वजह से चला गया था। एनीवे इसके बाद में जो स्टोरी है वो स्टोरी चली जाती है थोड़ा सा वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ। क्योंकि अभी यहाँ पर एक इतना इम्पॉर्टेंट फेज जा रहा था। जेमिनी स्टूडियोज 1940s में बिल्ड था। एंड देन उसके बाद में तो आपको पता है हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। और ना तो सिर्फ देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ चल ही रहा था।
इस स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि स्टोरी ये जेमिनी स्टूडियो तो एक घर था, मान लो पोएट्स का ना, ऐसा सब लोग आराम से बैठते थे, सारे डिस्कशंस करते थे, प्रोहिबिशंस रिस्ट्रिक्शंस के टाइम पर कप ऑफ कॉफी पर मिलकर खूब बातें करते थे, और रिक्वायरमेंट भी थी। आखिरकार यहाँ पे तो सारे पोएट्स को पूरी की पूरा क्रिएटिविटी तब आती थी जब वो आराम से बैठते थे और सोचते थे। एनीवे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता था कि ऑफिस बॉयज और क्लर्क्स को छोड़ के बाकी सारे लोग आराम से कॉफी पीते थे और सोचा करते थे। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी को बहुत मानते थे। इसके साथ में जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। कम्युनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेट जिसके अंदर गवर्नमेंट पावर में होती है, और साथ ही साथ में ये कम्युनिज्म का बिलीफ होता है कि इक्वालिटी लेकर आएंगे, और ऐसे में कोई भी रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, जेंडर बड़ा या छोटा नहीं होता, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। पर जेमिनी स्टूडियोज में ये माना जाता था कि कम्युनिस्ट वो इंसान होता है ना जो कि ना तो अपने माँ बाप के लिए वफादार होता है और ना ही अपने प्यार के लिए। वो इंसान अपने माँ बाप को भी मार सकता है और अपने बच्चे को भी। ऐसे ही थॉट्स आप देखो पूरे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल हो रहे थे। आपको पता है ये वो टाइम भी था जब यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने थे। ओके, कंट्रोल करती हूँ, पॉलिटिकल साइंस नहीं निकलने दूंगी, बट फिर भी यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने थे। बहुत सारे लोगों के अपने अलग व्यूज थे। कुछ ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म को अपोज करते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म के साथ में थे। तो यहाँ पर जेमिनी स्टूडियोज के अंदर तो कम्युनिज्म को फुल टू अपोज किया जा रहा था। अब इसके बाद में हम लोग ने देखा कि इतने में एंट्री होती है फ्रैंक बकमैन की। फ्रैंक बकमैन अगर आप देखोगे तो ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था। अमेरिकन थे, एक मूवमेंट शुरू किया, और वो मूवमेंट था मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। इसका एम ये था कि ये सब लोगों को एक चीज में बिलीव करवाना चाहते थे। पहली बात तो इनकी ये जो आर्मी थी इसमें 200 लोग थे। ये 200 लोग 1952 में इंडिया आए। अब ये ना एक चीज में लोगों का भरोसा करवाना चाहते थे कि सबसे ऊपर जीसस क्राइस्ट है, दैट मीन्स गॉड सबसे ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग, अलग अलग तरीके के लोग एक साथ हैं, पर भगवान सबका एक है। ऐसा कुछ कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का थीम या एक मैसेज था जो कि ये कैरी करते थे। अब इनको अगर आप देखोगे तो जैसे इन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये चलता फिरता इंटरनेशनल सर्कस है। ये चलता फिरता इंटरनेशनल सर्कस था, पर ना तो ये रोप पे चलते थे, ना किसी पाइप पे लटकते थे, और ना ही इनके साथ में बंदर आए थे जो नाचते थे। इन्हें तो एनिमल सिर्फ डिनर टेबल पर खाने के लिए अच्छे लगते थे। ये एक्चुअली एक ऐसा ग्रुप था जो प्ले किया करता था। इनके दो प्लेस तो बहुत ज्यादा फेमस थे, जिसमें जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर थे। इसके न जाने कितने सारे शोज मैड्रास में एकदम हिट होते थे। आपको पता है जेमिनी फैमिली जो कि 600 लोगों की थी, उन्होंने रिपीट पर रिपीट ये शोज देखे हैं। यार इन प्लेस में मैसेज काफी ज्यादा सिंपल था। ये मैसेज इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लोग इन प्लेस को दो चीजों के लिए खास करके देखा करते थे, एक तो कॉस्ट्यूम और एक इनके सेट्स। इनफैक्ट एक चीज तो ऐसी थी जिसके लोग दीवाने थे, इनका सनसेट और सनराइज। ये क्या करते थे, एक वाइट कलर का पर्दा लगा दिया करते थे और पीछे से आहा हा एक फ्लूट की आवाज आती थी और स्टेज को खाली छोड़ देते थे, जो कि ये डिस्क्राइब करता था कि सनसेट या सनराइज हुआ है। ये इतना फेमस था कि बाद में लोगों ने काफी सालों तक इसे कॉपी किया। इनफैक्ट अगर आप पुराने वाले मूवीज देखोगे या फिर हमारे कोई सीरीज देखोगे तो उसमें भी ये देखने को मिल जाएगा। एनीवे इसके बाद में हमें पता चलता है कि अभी तक तो उन्होंने एमआरए को अच्छे से ट्रीट किया था। जेमिनी स्टूडियो में भी आए वो, और उनका प्ले भी देखा था। बट देन अशोका मित्रन ने कुछ रियलाइज किया। अशोका मित्रन ने देखा, बोला कि यार यहाँ पर ये जेमिनी स्टूडियो में क्यों आए होंगे। जेमिनी स्टूडियो जिसे वसंत साहब ने फाउंड किया था, जो कि कहीं ना कहीं ये जेमिनी स्टूडियो के ओनर ही थे, और कहीं ना कहीं इस बिलीफ के भी ओनर थे कि कम्युनिस्ट जो होते हैं वो खराब होते हैं। उन्होंने एक ऐसी टीम को क्यों लेकर आया जो डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज से बिलोंग करती है। ये क्या था, बाद में उन्हें पता चला कि ये तो अपने आप में काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल इंटरनेशनल कम्युनिज्म के। काउंटर का मतलब होता है खिलाफ, तो बोला इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ था ये।
जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त यूएसए और यूएसएसआर के इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर लड़ाई चल रही थी। और ये आर्मी तो फ्रैंक बकमैन की थी, जो कि एक अमेरिकन थे। तो वो कम्युनिज्म को कहीं ना कहीं अपोज करते थे और इस बात में बिलीव करते थे कि जीसस जो है वो हम सबके लिए है और हमारा बिलीफ, हमारी स्पिरिचुअलिटी वहां पर होनी चाहिए। तो बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि अच्छा, ये भी कम्युनिज्म को काउंटर करने आए हैं। और वसंत साहब ने, यहाँ पर वसंत साहब पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गए, बस और कुछ नहीं। वसंत साहब का फायदा उठा लिया इन्होंने। अब यार, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो नहीं हो, एमआरए हो नहीं हो, एक बात तो क्लियर थी, जेमिनाई स्टूडियो ने इन 20 नेशनैलिटी के 200 लोगों को अच्छे से वेलकम किया था। अरे करना ही था, रोज रोज कौन उस क्राउड की लीपापोती देख देख कर खुश होता था, कुछ तो नया चाहिए ही था ना। एनीवे, इसके बाद में कुछ महीने गुजर गए। कुछ महीने गुजरने के बाद में जेमिनाई स्टूडियो के यहाँ पर फिर फोन आया, ट्रिन ट्रिन। अब जो फोन आया था वो इसके लिए था कि एक और विजिटर जो है वो यहाँ पर आने वाला है। ये विजिटर इंग्लैंड का एक पोएट होगा। अब इतने में सब लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया, आखिरकार ये पोएट होगा कौन। अब जिसकी जितनी सोच जाती, वहां तक उन्होंने अंदाजा लगाया। कीट्स से लेके इलियट तक उन्होंने पूरे गैसेस कर लिए, बट फिर भी उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार ये पोएट है कौन। बाद में उन्हें पता चला कि ये पोएट नहीं, एडिटर भी है। अरे तभी तो इसको इतना भाव मिल रहा है, द हिंदू भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और वैसे भी जेमिनाई स्टूडियो के लोगों को कहीं पता होगा इसके बारे में, हम तो इक्के दुक्के ब्रिटिश पब्लिकेशंस को जानते हैं। बट देन जैसे ही इस पोएट की एंट्री होती है, हम देखते हैं कि ये तो हट्टा कट्टा बढ़िया सा दिख रहा है, पर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है। पोएट सोच रहा होगा गजब बेइज्जती है, कहता है ये क्या है भाई, हाँ मैं इतनी दूर से आया, ये मुझे जानते ही नहीं है। सोचो कि जेमिनाई स्टूडियो के बॉस भी उसे नहीं जानते थे, और इसीलिए उन्होंने स्पीच में, जब आपको कुछ नहीं आता तो आप थोड़ा फ्रीडम, थोड़ी डेमोक्रेसी डाल दो, स्पीच सबको फिट हो जाएगी। तो इसीलिए उन्हें जब उनको वेलकम करना था तो स्पीच में थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा डेमोक्रेसी डाल दिया। इसके बाद में पोएट की स्पीच की बारी आई। वो कहते हैं आई बेट पोएट ने ऐसी ऑडियंस नहीं देखी होगी। पोएट ने ऐसी ऑडियंस देख ही नहीं सकता। पोएट पोएट की शक्ल पे 12 बज रहे थे और ऑडियंस की शक्ल पे 13। एकदम ऐसा ही था जैसे कि मेरी शक्ल पे 12 बज जाते हैं जब मैथ्स के टीचर कोई तो इफ या लेट दिस बी एक्स और उसके बाद में हेंस प्रूफ लिख देते। नहीं नहीं, बीच के स्टेप्स कहाँ गए। एनीवे, जैसे मेरे वो पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के ये पोम, ये पोएट्री, ये स्पीच नहीं पल्ले पड़ रही थी। और खास करके इस बंदे का एक्सेंट, अरे कैसे पता चलेगा ये कह रहा है वो अरे क्या है, कुछ अटक गया क्या। एनीवे, सो यहाँ पर एकदम से लोगों के वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। 1 घंटे के अंदर पोएट वहां से चला गया, सारे लोग भी वहां से जाने लगे। अशोका मित्रन कहते हैं अरे हम हैं क्या, हम क्यों कर रहे हैं ये, हम इतना अच्छा फिल्म प्रोड्यूसिंग हाउस है, हम यहाँ पर फिल्म बनाते हैं बेचारे सिंपल तमिल्स के लिए जिन्हें इंग्लिश पोएट्री में रत्ते भर इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पोएट का, आया क्यों है ये यहाँ पर। कुछ भी कहो, ये एक मिस्ट्री रह गया था। इसके बाद में स्टोरी चली जाती है प्रोस राइटर्स के लिए। स्टोरी में कहा जाता है, कहते हैं कुछ भी कहो, ये प्रोस राइटर्स जो है ना, दिल काफी बड़ा होता है इनका, मतलब ना रेडी रहते हैं रिजेक्शंस के लिए। प्रोस राइटर्स ऐसे होते हैं कि इनको बहुत ही पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और दिल एकदम ऐसा है ना, मतलब ठीक है, कठोर रखना पड़ता है। एक तरफ जाएं पब्लिकेशन के पास में, मैन्यूस्क्रिप्ट डाले और वापस से पैसे भी डाले कि पसंद ना आए तो रिटर्न कर देना। इतनी ज्यादा हिम्मत रख के तो ये किसी पब्लिकेशन को अपना प्रोस राइटिंग देते हैं, और रिजेक्शन के बाद में दूसरे को चिपका देते हैं। तो प्रोस राइटर्स तो ना दिल वाले ही हो सकते हैं। एनीवे, कुछ भी कहो, अब ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं, ऐसा हमारे अशोका मित्रन कहते हैं कि द हिंदू में एक छोटा सा अनाउंसमेंट आया था। ये छोटा सा अनाउंसमेंट इस चीज को लेकर था कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है ब्रिटिश पीरियोडिकल के थ्रू, जो कि जिसका नाम है द एनकाउंटर। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है यार, मैं प्रोस राइटिंग भेज तो दूं, ये स्टोरी भेज तो दूं, पर इस द एनकाउंटर का नाम तो मैंने भी नहीं सुना, पहले देख तो लूं कि आखिरकार ये है क्या। फिर उसके बाद में वो ब्रिटिश लाइब्रेरी गए। जब वो वहां पर गए तो ऐसा लग रहा था ये अपना अलग ही चल रहा है, इसने अपने अलग ही बोर्ड वोर्ड लगाए हुए हैं। उन्होंने वहां पर द एनकाउंटर देखा। द एनकाउंटर उतना ही टच था जितनी की मेरी मैथ्स की बुक। एनीवे, द एनकाउंटर की जो किताबें थी लोगों ने शायद छुई भी नहीं होंगी। उन्होंने उस किताब को उठाया, जैसे ही उन्होंने उस किताब को देखा तो उन्हें एकदम से वहां पर एक एडिटर का नाम देखने को मिला,
जैसे ही उन्होंने वो एडिटर का नाम देखा, एकदम दिल में घंटियां बजने लग गई। वो दिल में ऐसे घंटियां बजी जैसे कि वो मेरा बिछड़ा हुआ भाई हो। ऑलमोस्ट ऐसा था कि वो पोस्ट करते करते गाना गा रहे होंगे और सीन के उस साइड भी वो गाना गा रहा होगा। फर्स्ट सीन इसी से खुलेगा और फिर उसके बाद में जब दोनों भाई मिल जाएंगे तो फिर वही गाना बजेगा। ऐसा लग रहा था जैसे बिछड़ा हुआ भाई हो। ओ, ये था कौन? ये था स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जी वही हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के पोएट हैं। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सोशल इवल्स के बारे में लोगों को बताएं एंड अर्ज करते हैं कि हम लोग उन लोगों की मदद करें जो इसके विक्टिम्स हैं। एनीवे, तो अभी जैसे ही उन्होंने स्टीफन स्पेंडर नाम सुना तो अभी उन्हें पता चल गया था कि ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा मिस्ट्री सॉल्व हो रहा है। अब हमारे अशोका मित्रन जी ने फाइनली जेमिनाई स्टूडियो छोड़ दिया। जब वो जेमिनाई स्टूडियो छोड़ चुके थे तो उनके पास खाली टाइम तो बहुत था पर पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो जितना जो भी जिस भी पैसे में मिल जाता था या कोई भी कहता था अरे ये डिस्काउंट पे है तो वो ले लेते थे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी लेकर आ जाते हैं, देन यूर लाइक पापा बोलते हैं ये क्यों चाहिए, ये पेंट करने के काम आएगा। एनीवे, सो अभी इसके लिए यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा ही देखा। ये गुजर रहे थे कहाँ से? ये गुजर रहे थे मैड्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस से, जहाँ उन्होंने देखा कि एक नई किताबों का ढेर लगा हुआ था और वहाँ पे ये जो किताबें थी एक्चुअली पेपर बैक था, स्टूडेंट्स एडिशन था। 50 पैसे में ये किताब मिल रही थी और खास करके 50वीं एनिवर्सरी जो थी रशियन रेवोल्यूशन की, उसे सेलिब्रेट करने की खुशी में ये हो रहा था। उन्होंने एक किताब पिक की जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड जो था, ये एक ऐसी किताब थी जिसमें 6 बड़े-बड़े इंसान ने 6 अमेजिंग एसेज लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कम्युनिज्म के अंदर एंड देन उनका यू टर्न। इसमें आप देखोगे अलग-अलग तरीके के ऑथर्स के अलग-अलग पोएट्स के नाम मेंशन थे। उन्होंने नाम देखे और फिर उन्हें मिल गया स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर! जैसे ही उन्होंने स्टीफन स्पेंडर नाम सुना, वो किताब अपनी सी लगने लगी। लगेगी कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई जो है। जैसे ही उन्होंने स्टीफन स्पेंडर देखा, तो उन्होंने कहा ये तो वही पोएट है जो जेमिनाई स्टूडियो में आया था। ये तो वही पोएट है जो कि उस दिन स्पीच डिलीवरी के लिए आया था। ये मिस्ट्री तो डेफिनिटली सॉल्व हो चुकी थी। शायद जेमिनाई स्टूडियो के बॉस को इतना सब कुछ नहीं पता होगा स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री के बारे में, पर द गॉड दैट फेल्ड तो भाई एक एक्सेप्शन ही है रिलेटेड टू कम्युनिज्म। एनीवे, सो दिस वाज द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ें इसके लिए क्लियर करने की ज़रूरत है क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड है। टफ रीड हो सकता है ये चैप्टर अगर आप इसे एकदम ऐसे से ही पढ़ लो, बट अगर आप इसे एक बार कोई हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ोगे, रीड करोगे तो काफ़ी आसान लगेगा। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आपको अभी ये चैप्टर इस तरीके से ऐसे इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से एक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर कवर करते चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ना चैप्टर उतना भयानक नहीं लगता जितना एक्चुअली आप खुद पढ़ोगे तो लगेगा। बट इसके साथ में चाहे वर्ड मीनिंग्स को अंडरलाइन करना हो, उनके मीनिंग्स बनाना हो, थीम्स को डिस्कवर करना हो, ये सब कुछ आपके रीडिंग प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। हम तो इसे वेरियस पार्ट्स में करेंगे, एज इन वर्ड मीनिंग्स अलग से एंड देन थीम्स अलग से, कैरेक्टर्स अलग से। बट आप अगर चाहो तो एक साथ में भी अंडरलाइन करते हुए चल सकते हो। एनीवे, सो दिस वाज माय एक्सप्लेनेशन ऑन पोएट्स एंड पैनकेक्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपके पास में और कोई सजेशंस हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, तो मैं उन्हें रीड कर लूँगी। दैट्स प्रीटी मच इट बच्चा बारी एंड आई होप कि आप इसे पसंद करोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।